हमारे देश में जनता को अधिकार देने के लिए कई सारे कानून बने हैं। अच्छी बात है, ये कानून हमारे अधिकारों को हनन होने से बचाते हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर कई बरसों से कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये मुद्दा है मैरिटल रेप, यानी शादी के बाद जबरन सेक्सुअल रिलेशन बनाने का मुद्दा। यदा कदा ये मैटर खबरों में आ ही जाता है, जैसे एक बार फिर आया है। दरअसल इस बार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, पति अगर शादी के बाद पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, फिर चाहे वो पत्नी की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो रिलेशन रेप नहीं कहलाएगा। आज की बड़ी खबर में इसी मुद्दे पर हम डिटेल में बात करेंगे, हर पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैसूर गैंगरेप केस की भी बात होगी, जहां एक 23-24 साल की लड़की का कथित तौर पर 4 से 5 लोगों ने गैंगरेप किया। सब बताएंगे डिटेल में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। साल 2017 में छत्तीसगढ़ में एक महिला और पुरुष की शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद महिला ने बेमेतरा पुलिस स्टेशन में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत की। बताया कि शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन फिर दहेज की मांग होने लगी और इसे लेकर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे, मारपीट की जाने लगी। इसके अलावा महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने कई बार जबरन उसके साथ अनैचुरल फिजिकल रिलेशन बनाया। आरोप लगाया कि पति ने उसके वजाइना में उंगली और मूली इंसर्ट की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन की और एक चार्जशीट फाइल की। महिला के पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498A यानी शादीशुदा महिला पर अत्याचार, सेक्शन 377 यानी अनैचुरल सेक्सुअल रिलेशन बनाना, 386 यानी रेप और 34 यानी एक ही इरादे से कई लोगों का मिलकर अपराध करना, इन सब के तहत केस दर्ज किया। बेमेतरा में एडिशनल सेशंस जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ इन्हीं 4 सेक्शंस में से चार्जेस फ्रेम की। ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को आरोपियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में आरोपियों के वकील ने कहा कि इस केस में महिला और पुरुष दोनों ही कानूनी तौर पर शादीशुदा पति पत्नी है। ऐसे में सेक्शन 376 और 377 के तहत आरोप तय नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत में मैरिटल रेप को मान्यता नहीं है और नहीं आईपीसी में उसे अपराध का दर्जा दिया गया है। 377 सेक्शन के लिए कहा गया कि इसके तहत आरोप तय होने के लिए कार्नल इंटरकोर्स जरूरी होता है, जो इस केस में नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को इस मामले में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी के सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 में यह साफ किया गया है कि एक पति द्वारा उसकी पत्नी से सेक्सुअल रिलेशन बनाना तब तक रेप नहीं होगा जब तक पत्नी की उम्र 18 से कम न हो। इस मामले में महिला और पुरुष कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं, इसलिए पुरुष अगर महिला से सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है तो वो रेप के दायरे में नहीं आएगा, तब भी जब यह रिलेशन जबरन हो या फिर महिला की मर्जी के खिलाफ हो। इसलिए पति के ऊपर सेक्शन 376 के तहत जो चार्ज लगे हैं वो गलत और अवैध है, इसलिए उसे सेक्शन 376 के चार्ज से मुक्त किया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट ने सेक्शन 498A और 34 के तहत लगे चार्जेस में बदलाव नहीं किया, साथ ही सेक्शन 377 के तहत लगे आरोपों को भी गलत नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा, इस केस में महिला ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी मर्जी के बिना उसके पति ने कई बार अनैचुरल सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे, उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली और मूली इंसर्ट की थी। हालांकि और किसी तरह के अनैचुरल रिलेशन बनाए गए उसके बारे में महिला ने नहीं बताया। इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा 377 के तहत चार्जेस फ्रेम करने के फैसले पर हमें कोई गलती या अवैधता नहीं दिखती। ये तो आपने जान लिया पूरा केस। इसमें 2 बातें साफ तौर पर हमारे सामने आई। पहला, मैरिटल रेप को भारत में कंसिडर ही नहीं किया जाता। दूसरा, महिला के प्राइवेट पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट डालना अनैचुरल सेक्स के दायरे में आता है। पहले बात करते हैं मैरिटल रेप के मुद्दे पर। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड ये बना था साल 1860 में। जाहिर है तब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। हालांकि समय समय पर इस कोड में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव होते रहे, लेकिन मैरिटल रेप के मुद्दे पर कोई बदलाव नहीं हुआ। ये कानून ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जब वो चले गए तो यही कोड आगे बढ़ता गया। हालांकि यूनाइटेड किंगडम ने 30 साल पहले मैरिटल रेप को अपराध कंसिडर कर लिया था, लेकिन भारत में ये रेप की श्रेणी से बाहर बना रहा। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए देश भर में अलग अलग अदालतों में समय समय पर याचिकाएं लगाई गई, लेकिन अब तक कोई भी याचिका अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की इसी मुद्दे पर डाली गई याचिका खारिज कर दी थी। कहा था कि एक व्यक्ति के लिए पूरे कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता। बीबीसी की मई 2015 में छपी एक रिपोर्ट में मैरिटल रेप झेलने वाली एक महिला ने बताया था, मुझे आज भी याद है कि 14 फरवरी 2018 की रात थी।
इस दिन उसका बर्थडे होता था। हमारे बीच झगड़ा हुआ और फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं जितना कर सकती थी विरोध किया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने मेरे अंदर टॉर्च तक इंसर्ट कर दिया। मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और 60 दिनों तक ब्लीड करती रही। दिल्ली हाईकोर्ट में साल 2015 में एनजीओ रेड फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ने भी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की मांग रखते हुए याचिका डाली थी। इस याचिका का विरोध किया था एनजीओ मेन वेलफेयर ट्रस्ट ने। इन्होंने भी एक याचिका डाली थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जुलाई 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत अहम बात कही थी। कहा था, शादी का ये मतलब नहीं कि फिजिकल रिलेशंस के लिए औरतें हमेशा तैयार रहेंगी और कंसेंट देंगी। आदमी को यह साबित करना होगा कि वो यानी महिला भी कंसेंटिंग पार्टी है। खैर, कोर्ट ने केवल टिप्पणी की थी, कोई फैसला तब नहीं सुनाया था। द क्विंट में एक रिपोर्ट की माने तो इस मामले में दोनों पक्षों ने अपने तर्क दिए थे। सुनवाई करीब करीब खत्म हो गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से कोर्ट के कामकाज पर असर पड़ा और अभी तक फैसला सामने नहीं आया है। इस साल मार्च में तब के सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था, पति चाहे कितना भी क्रूर हो, अगर दो व्यक्ति पति पत्नी के तौर पर साथ रह रहे हैं तो उनके बीच होने वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या रेप कहलाया जा सकता है। इस तरह और भी अदालतों ने समय समय पर मैरिटल रेप के मुद्दे पर सुनवाई की, लेकिन इसे अपराध नहीं माना गया। हाँ, कई बार अदालतों ने संवेदनशीलता के साथ इन मामलों को हैंडल किया, जैसे केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा था, एक पति का मनमाना रवैया जिससे पत्नी के शरीर पर खुद के अधिकार का हनन हो, मैरिटल रेप है। भले ही मैरिटल रेप अपराध के दायरे में नहीं आता, लेकिन यह शारीरिक और मानसिक क्रूरता की श्रेणी में जरूर आता है। मैरिटल रेप अपराध के दायरे में क्यों नहीं आता, यह जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो इंडियन सोसाइटी है उसमें इलिटरेसी बहुत है, ठीक है, तो समझने की क्षमता लोगों में कम है। जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो नीचे के तबके से हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, ठीक है। अगर मैरिटल रेप को लॉ बना दिया जाता है तो बहुत बारी ऐसा होगा कि एक नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया तो नॉर्मल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी वाइफ जो है वो पुलिस स्टेशन लेके पहुंच जाएगी कि हाँ मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया है, ठीक है। तो इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज को जो फैमिली टाइज है भारत में, उसको बचाने के लिए ही ये जो मैरिटल रेप है इसको अभी तक क्राइम नहीं बनाया गया है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है। अगर किसी महिला के साथ फिजिकल या मेंटल टॉर्चर रोज रोज हो रहा है तो अगर आप उसको उस सेक्सुअल एक्टिविटी को रेप के कैटेगरी में नहीं लाते हैं तो भी फैमिली को बचाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोई महिला रोज रोज सेक्सुअली हैरेस हो रही है तो शादी को या फैमिली टाइज को बचाने का कोई मतलब नहीं है। और मेरे हिसाब से मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। रेप की जो परिभाषा है वो सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड में है। उसमें ये लिखा है कि कोई भी पुरुष या तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर अपने माउथ को किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में या माउथ में इंसर्ट करता है विदाउट हर कंसेंट, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके विल के, या फिर अगर वो लेडी 18 साल से कम की है, या फिर वो लेडी अगर इस कंडीशन में है कि वो अपना कंसेंट नहीं दे सकती है, या तो नशे में है, या फिर किसी ने जो पुरुष है उसने कुछ उसको ऐसा खिला पिला दिया है जिससे वो कंसेंट नहीं दे सकती है, तो उस केस में इस जो एक्टिविटी है सेक्सुअल एक्टिविटी, इसको रेप बोलेंगे। ये जो डेफिनेशन है ये आईपीसी में है। हमारे देश में शादी को सेक्स के लाइसेंस के तौर पर देखा जाता है, इसलिए जब भी कोई महिला शादी के बाद होने वाले यौन शोषण की शिकायत करती है उसे रेप की धाराओं के तहत इंसाफ नहीं मिल पाता। हाँ, घरेलू हिंसा एक्ट में कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें क्रूरता के बेसिस पर औरतों को इंसाफ देने का प्रावधान है, लेकिन रेप की धाराओं में नहीं। ये समझा जाता है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच बनने वाले शारीरिक संबंध, फिर चाहे वो पत्नी की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो, रेप नहीं होगा। यहां तक कि हमारी सरकार ने भी साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को क्राइम कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, इस आधार पर कि ऐसा होने से शादी का संस्थान अस्थिर हो जाएगा।
अगर दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने साल 1976 में ही मैरिटल रेप को क्राइम कंसिडर कर लिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड में भी यह अपराध है। यूएस में 1977 से 1993 के बीच 50 राज्यों में इसे अपराध के दायरे में लाया गया था। यूएन विमेन्स 2011 की एक रिपोर्ट की माने तो 197 देशों में से 52 ने मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए अपने कानूनों में स्पष्ट तौर पर बदलाव किए हैं। खैर, हमारे देश में कब यह बदलाव होगा हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय बेहतर होगा। आखिर में आपको हम सेक्शन 377 के तहत आने वाले अनैचुरल सेक्सुअल रिलेशन के बारे में भी बताते हैं। इसके बारे में आप सीधे सुनिए एक्सपर्ट की जुबानी। सेक्शन 377 है इंडियन पीनल कोड का। इसमें ये लिखा है कि एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या अननेचुरल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर का मतलब है अगर कोई दो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और उसके रिजल्ट से बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है, तो उस केस में उसको अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस बोलेंगे। तो ये थी पहली बड़ी खबर। अब बताते हैं मैसूर गैंगरेप केस के बारे में। कर्नाटक का मैसूर, 24 अगस्त की शाम की बात है। 23 साल की एक लड़की जो MBA की स्टूडेंट है, वो अपने दोस्त के साथ चामुंडी हिल्स गई थी। ये इलाका पहाड़ों और जंगल के लिए फेमस है। वहां से लौटते वक्त रात करीब 8 बजे लाथला त्रिपुरा एरिया के पास सुनसान इलाके में 4 से 5 अज्ञात लोगों ने लड़का और लड़की को रोक लिया। रिपोर्ट्स की माने तो पहले इन आदमियों का इरादा लूटपाट करने का था, लेकिन जब दोनों के पास कोई कीमती सामान नहीं मिला तो इन लोगों ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया और लड़की को अलग ले जाकर उसका कथित तौर पर गैंगरेप किया। फिर उन्हें वहीं छोड़कर भाग गए। लड़की के दोस्त ने रात 1:30 बजे के करीब किसी तरह एक अस्पताल में लड़की को एडमिट कराया, जहां इस वक्त लड़की का इलाज चल रहा है। इधर 25 अगस्त की सुबह पुलिस को घटना की जानकारी मिली। उसके बाद लड़के की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की। पुलिस ने लड़के के बयान पर केस दर्ज किया है और जो भी घटना की जानकारी हमने आपको बताई है वो वही जानकारी है जो लड़के द्वारा पुलिस को दी गई है और पुलिस के सूत्रों ने मीडिया को बताई है। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि पीड़ित लड़की मूल रूप से कर्नाटक की नहीं है, वो मैसूर में पढ़ाई करने के लिए रह रही थी। 25 अगस्त को जब से ये मामला सामने आया है तब से ही खबरों में बना हुआ है। अब तक आई जानकारी की माने तो पीड़ित लड़की का बयान अभी तक नहीं लिया गया है क्योंकि वो अभी बयान देने की हालत में नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि घटना के वक्त सभी आरोपी नशे में थे। उन्होंने चामुंडी हिल्स के सुनसान रास्ते पर लड़का और लड़की को रोका था और फिर इस घटना को अंजाम दिया था। अलानाहल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शो शूट होने तक गिरफ्तारी को लेकर हमारे पास यही अपडेट थी कि अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ में नहीं आया है। वहीं मैसूर पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है। मैसूर पुलिस कमिश्नर चंद्रगुप्ता का कहना है ऐसे मामले बहुत गंभीर होते हैं, हम ज्यादा जानकारी रिवील नहीं कर सकते। FIR दर्ज हो गई है। जब हम विक्टिम का बयान लेंगे तब हम जान पाएंगे कि अटैक कैसे हुआ। इसी दौरान लड़की के दोस्त ने बयान दिया है, हमने उसी के आधार पर FIR दर्ज की है। हमने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई है। हम हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। एक घटना हुई है और हम चाहते हैं कि प्रभावी तरीके से इसकी जांच हो। इस मुद्दे पर कर्नाटक के होम मिनिस्टर आरगा ज्ञानेंद्र ने बताया कि 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक केस दर्ज कर लिया गया था। आगे वो कहते हैं पीड़ित लड़की अभी शॉक में है, इसलिए उसका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकता। पुलिस आरोपियों को खोजने की कोशिश कर रही है। ADGP प्रताप रेड्डी केस को लीड कर रहे हैं। कड़े एक्शन लिए जाएंगे। हम जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। मैं मैसूर जाऊंगा और पुलिस से इस घटना के बारे में बात करूंगा। फिलहाल 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। SIT बनाई गई है जांच के लिए। विक्टिम का बयान दर्ज नहीं हो पाया है और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है। पुलिस लगातार ये कह रही है कि यह मामला बहुत गंभीर है, गंभीरता से इसकी जांच होगी। वहीं ANI की रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है। कर्नाटक के DGP को लिखित तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाए। कर्नाटक के CM बासवराज बोम्मानी का कहना है कि जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी सरकारें गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में लगातार बात हो रही है और अब तो राजनीति भी शुरू हो गई है। चूंकि कर्नाटक में BJP की सरकार है तो कांग्रेस के नेता राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि कर्नाटक बीजेपी के शासन में उत्तर प्रदेश बन गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच होम मिनिस्टर आरगा ज्ञानेंद्र के कुछ बयान भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पहले जब ज्ञानेंद्र से इस केस के बारे में रिपोर्टर्स ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया वो लोग शाम 7:30 बजे सुनसान इलाके में गए थे। उस वक्त उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम किसी को कहीं भी जाने से रोक नहीं सकते। इस बयान पर भी कांग्रेस ने विरोध जताया था। इसके अलावा होम मिनिस्टर ने कांग्रेस के विरोध पर कहा था रेप मैसूर में हुआ है, लेकिन कांग्रेस यहां होम मिनिस्टर का रेप करने की कोशिश कर रही है। इस बयान पर भी कांग्रेस पीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा था कि कांग्रेस का जो भी व्यक्ति मिनिस्टर का रेप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ पुलिस तुरंत केस दर्ज करे। खैर, जब ज्ञानेंद्र के रेप वाले बयान पर एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वो जोक कर रहे थे, उनका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस इस केस को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाए और विक्टिम को न्याय मिले और हमारे राजनेता उल्टे सीधे बयान देने और राजनीति करने की बजाय संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे की तरफ ध्यान दें। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।